औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बेटा कल चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। एनर्जेटिक्स मीन एनर्जी को डिस्कस करना है और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज़ होती है और अगर उसी बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है तो आपको उतनी ही अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो हम पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं कि सर एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है। तो लिखेंगे ज़रा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या फिर बेटा इवॉल्व। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या क्या लिख देंगे, इवॉल्व, व्हेन वन मोल of bonds are formed between particles। वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स आइंस भी हो सकते हैं। तो सर द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स आर आइंस। तो ये हमारे पास क्या आने की बेटा, एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इसे हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का लफ्ज तब लिखेंगे अगर आपने बॉन्ड को ब्रेक करना है। जैसे आपके पास कोई स्टिक हो, आपने तोड़नी हो तो एनर्जी आपको देनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह अगर बॉन्ड ब्रेक करना है तो उतनी ही अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो वो एनर्जी भी क्या कहलाएगी, एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज कहलाएगी। ये फॉर्मेशन है, वो ब्रेकेज कहलाएगी, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगी बेटा, बराबर होगी। तो हम इसे एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी रिलीज when one mole of hydrogen molecules are formed, 436.0 kilojoule per mole energy is release। तो बेटा हमारे पास अगर आपने हाइड्रोजन का एक मोल मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो एक मोल मॉलिक्यूल बनने से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 436 किलो जूल पर मोल। तो हम यहां पे पहले ये एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सर जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, यानी कि सर एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और अगर आपको याद हो हमारा लास्ट लेक्चर इसी चीज को डिस्कस कर रहा था कि सर जब हमारे पास कोई भी चीज बॉन्ड बनाती ही इसलिए है ताकि वो अपनी एनर्जी को कम कर सके, अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। जिस सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होगी वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो सर एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज, इस चीज को फोकस कीजिएगा। जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी क्या होगी बेटा, हमारे पास रिलीज होगी। तो चले देखते हैं कि सर लेट्स सपोज जब हम किसी भी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास बेटा दो तरह की एनर्जीज होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी उस एनर्जी को कहा जाता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड होती है, और एनर्जी ड्यू टू मोशन काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जाहिर बात है हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। बॉन्ड बनना है ही क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो लेट्स सपोज कि सर हमारे पास ये y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। हमारे पास बेटा हाइड्रोजन के दो एटम हैं, एक हाइड्रोजन का एटम, लेट्स सपोज
ड्यू टू सर्कुलर, हमारे पास ये एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ये हाइड्रोजन एटम है। जिस वक्त दो हाइड्रोजन एटम करीब आएंगे तो बेटा एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। इन द सिमिलर वे हमारे पास हर एटम के न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ड्यू टू सिमिलर चार्जेस अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। तो सर इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान भी रिपल्शन है, इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान भी रिपल्शन है। यानी कि हम इसे यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये दो एटम हैं, ये इनके न्यूक्लियस। तो बेटा यहां पे न्यूक्लियस के दरमियान क्या पैदा हो गई? रिपल्शन पैदा हो गई। और अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये दोनों फोर्सेस रिपल्शन की है। लेकिन बेटा साथ ही एक और फोर्स मौजूद है जो एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान है। और ये फोर्स कौन सी है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच ब्रिंग्स द एटम कम क्लोज टू ईच अदर। इन द सिमिलर वे दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि सर एट द सेम टाइम जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी रिजल्टेंटली फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी मौजूद होंगी। लेकिन बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो गई बॉन्ड बनेगा, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट हो गई तो बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा। यानी कि जिस तरह हमारे पास नोबल गैसेज है वो बॉन्ड नहीं बनाती क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डोमिनेट नहीं करती बल्कि रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि नंबर 1 यहां बेटा हमारे पास टू फोर्सेस कौन सी हैं? अट्रैक्टिव। और दो ही फोर्सेस कौन सी हैं? रिपल्सिव। लेकिन बेटा हमारे पास जब भी किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाती है, द एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाती है, तो वो मैक्सिमम कितनी होती है भला? 0। यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है? 0 किलो जूल पर मोल, यानी कि 0 होती है। जिस वक्त बेटा यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होती है, फर्ज करें कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम जब करीब आते हैं इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती है। डोमिनेट से मुराद ये है कि सर इन केस ऑफ हाइड्रोजन के केस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करती हैं जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट ना करे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बेटा यहां पे हमारे पास दो एटम हैं, जब ये एक दूसरे करीब आते हैं तो हमने कहा था कि इन दोनों के दरमियान क्या पैदा हो रही है? दोनों फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी। लेट्स सपोज कि सर इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती है तो एटम एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। ये बेटा जिस वक्त एटम करीब आ रहे होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होने से एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते जाते हैं, साथ ही हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते हैं कि सर एटम करीब आते जा रहे हैं तो आपके पास एनर्जी रिलीज होती जा रही है। अगर आपको याद हो डॉक्टर अब्दुल सलाम उसने कहा था कि हमारे पास जब पार्टिकल्स करीब आते हैं उनके दरमियान जो वीक फोर्सेस होती हैं पार्टिकल करीब आने से वो भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि सर जब हाइड्रोजन एटम करीब आ रहे थे तो ड्यू टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही थी, वो करीब आते गए। लेकिन बेटा एक ऐसा वक्त आएगा जब मजीद हाइड्रोजन एटम करीब नहीं आ सकेंगे। क्यों? क्योंकि जितना ये करीब आएंगे एक खास हद तक, जब तक करीब आते रहेंगे एनर्जी रिलीज होती, लेकिन एक खास हद पे आके इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, ये मजीद एनर्जी को रिलीज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट की बात कर लेते हैं जिसे मैं कट ऑफ कर रहा हूं। जिस वक्त ये इस पॉइंट पे आते हैं तो इन दोनों एटम्स के दरमियान, इनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है
वो 75.4 पिकोमीटर रह जाता है। पिकोमीटर आपने पढ़ा होगा इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और सर न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से हम छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं पिकोमीटर, और पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर। सर एटम करीब आते जा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती जा रही है, एनर्जी रिलीज होती जा रही। एक ऐसा वक्त आएगा जब इनकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, यानी कि यहां पे एनर्जी क्या होगी बेटा, मिनिमम। मजीद ये एनर्जी को रिलीज नहीं करेंगे, और जब किसी सिस्टम की एनर्जी मिनिमम हो जाती है वो उस वक्त बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो सर इट बिकम्स हाईली स्टेबल। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया एट दिस पॉइंट। इस वक्त इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 74.4 पिकोमीटर। अगर हम इन एटमों को मजीद करीब लाने की कोशिश करेंगे तो बेटा फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट हो जाएगी, लिहाजा ये एटम मजीद करीब नहीं आएंगे, क्योंकि फर्दर क्लोजनेस इनके दरमियान रिपल्शन को पैदा कर देगी और रिपल्शन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। लिहाजा एटम करीब आएंगे, लेकिन एक खास हद तक। सर कब तक करीब आते रहेंगे, जब तक उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं हो जाती। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी मजीद एटम करीब नहीं आएंगे। और हाइड्रोजन के केस में सर किस डिस्टेंस पे हाइड्रोजन एटम आके रुक जाएंगे, उनके दरमियान डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा, दैट इज 75.4 पिकोमीटर। यहां पे आके हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को नाम दिया जाएगा बॉन्ड डिस्टेंस। क्या नाम दिया जाएगा बेटा, बॉन्ड डिस्टेंस। इसका एक और नाम भी है, केमिस्ट्री के अंदर इसे बॉन्ड लेंथ का नाम दिया जाता है, लेकिन हम लोग मजीद इसे कंप्रोमाइज्ड डिस्टेंस का नाम भी देते हैं। कंप्रोमाइज्ड डिस्टेंस, यानी कि सर मजीद एटम इससे ज्यादा करीब नहीं आ सकते, क्योंकि अगर इसके करीब आएंगे तो जो वीक फोर्सेस थी वो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, पार्टिकल मजीद करीब नहीं आ सकते। तो बेटा इस वक्त हमारे पास जो एनर्जी है सिस्टम की, जब हाइड्रोजन एटम दूर दूर थे तो उनकी एनर्जी थी 0 जाउल, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब बॉन्ड बन गया, जब एटम मजीद करीब नहीं आ रहे, उनके दरमियान डिस्टेंस फिक्स हो गया, उस वक्त सिस्टम ने 0 से एनर्जी को रिलीज किया, और एनर्जी को रिलीज करते करते वहां पे बॉन्ड डेवलप हो गया, और देखा ही गया कि ये राउंड अबाउट 436 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिलीज कर चुके होते। तो ये एनर्जी जो बॉन्ड बनाने के लिए इसने रिलीज की है, दैट इज नोन एज एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, या फिर एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। याद रखिएगा, अगर हमारे पास इस बॉन्ड को तोड़ना हो तो बेटा जी सेम अमाउंट में एनर्जी दोबारा सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि हमें इतनी ही एनर्जी इससे दोबारा देनी पड़ेगी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिलीज एनर्जी विल बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सप्लाइड एनर्जी। अगर आपने इसे दोबारा सेपरेट करना है, अलहदा करना है, तो आपको 436 किलो जूल एनर्जी अगेन सप्लाई करनी पड़ेगी। नेगेटिव साइन जो यहां पे रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब है एनर्जी इज रिलीज। तो सर यहां पे एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो यहां पे बेटा हमें क्वेश्चन आता था बोर्ड में, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एक्सरसाइज का भी है, कि सर व्हाई बॉन्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड कंप्रोमाइज्ड डिस्टेंस, या फिर व्हाई बॉन्ड लेंथ इज कॉल्ड कंप्रोमाइज्ड डिस्टेंस। तो इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके पास जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आंसर रिटन फॉर्म में आपको डिलीवर कर दूंगा, लेकिन आप इसमें लिख सकते हैं कि सर जब एटम करीब आते हैं तो हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है, एनर्जी रिलीज होती जाती है। तो एक ऐसा वक्त आता है कि मजीद एनर्जी को रिलीज नहीं कर सकते, उस वक्त सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और उस वक्त वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। उस दौरान जो उनके न्यूक्लियस का दरमियानी फासला होता है, उस दरमियानी फासले को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रोमाइज्ड डिस्टेंस, यानी कि वो मजीद करीब नहीं आ सकते, उस डिस्टेंस को ही बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जी एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां पे क्वेश्चन है कि सर हमारे पास इन द केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन
जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है तो ये जो मैग्नीट्यूड है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई और उससे जो एनर्जी रिलीज हुई है इसकी मैग्नीट्यूड इस रिपल्सिव फोर्सेस, क्योंकि जब एटम अलग-अलग है उस वक्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है, तो सर ये एनर्जी की मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड से बहुत ज्यादा है, इसलिए मैग्नीट्यूड ज्यादा होने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि सर द मैग्नीट्यूड of potential energy for forces of attraction is greater या more किससे than repulsive फोर्सेस। तो सर इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जब हाइड्रोजन के एटम करीब आएंगे उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी की मैग्नीट्यूड है, और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज अ मॉडुलस। सर ये हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव का मतलब हरगज हमारे पास जीरो से छोटा नहीं है। नेगेटिव मीन एनर्जी हैज बीन रिलीज व्हेन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डेड एटम। सर जब उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है तो एनर्जी रिलीज होने पर इससे माइनस का साइन लगाया जाता है। तो ये मैग्नीट्यूड जो एक के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन, दूसरे के न्यूक्लियस और पहले एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान डेवलप होती है, इसकी मैग्नीट्यूड कहीं ज्यादा है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ 0 जूल, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम, देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन अदर एटम। तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाती है, लिहाजा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाता है। तो बेटा ये हमारे पास रीजन है कि जब भी बॉन्ड बनता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एटम करीब आते जाते हैं, लेकिन एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को आके हिट नहीं कर सकता क्योंकि वो वीक फोर्सेस, जब एटम दूर दूर थे तो ये वीक फोर्सेस जो इलेक्ट्रॉन के दरमियान थी, न्यूक्लियस के दरमियान थी, जब एटम करीब आएंगे तो बेटा ये डोमिनेंट होना शुरू कर देंगी। तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्रोमाइज कर लेगा कि अगर एटम करीब गए तो वहां पे बेटा पार्टिकल सेपरेट होने के खदशात हैं, लिहाजा वीक फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं व्हेन पार्टिकल कम क्लोज टू ईच अदर। और इसी बात पे डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, यहां तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा 0348282375। आप मुझे किसी भी वक्त इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री के रिलेटेड हो, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर आंसर प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।